ये ठीक है, इन तीनों के अलावा हमारे हमारे जो ह्यूमन बॉडी इसमें सबसे जो मेन चीज वो कॉन्शियसनेस है। वो मन के बात कर रहे कॉन्शियसनेस है, तो यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी को दो तरीके से बांट सकते हैं। अगर अपने हिसाब से बांटूं ह्यूमन बॉडी को, तो हम इस ह्यूमन बॉडी को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो अपना माइंड अलग हो गया, मैटर अलग हो गया। माइंड मतलब मन, जो हमारा कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है, और मैटर मतलब जो बॉडी है जिससे बना हुआ है, फिजियोलॉजी जो फिनोटाइप हम जो देख रहे हैं, जो अपना बॉडी हम देख रहे हैं वो, और जो माइंड है। तो आयुर्वेदिक साइंस में ये मन के बारे में या माइंड के बारे में क्या है, इसके बारे में कुछ है इसके बारे में आयुर्वेदिक साइंस में? क्या कहते हैं, दोष धातु और मल के रूप में समझाया गया है। दोष जो होते हैं, ये ऐसे नहीं है कि वो हम्म। एक अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ये एक ऊर्जा की तरह है। अच्छा। ये ऐसे तीन ऊर्जा है, वात पित्त कफ, और ये ऊर्जा हमारे शरीर को चलाने का काम करती है। मतलब आयुर्वेद के हिसाब से हमारे पास तीन ऊर्जा है। हाँ, ऊर्जा मतलब एनर्जी। एनर्जी जो हमें चलाने का काम तो करती क्या क्या है तीन ऊर्जा है? है। वात, वात पित्त और कफ। वात। इसके अलावा चाइनीज मेडिसिन है, वो तो अभी बहुत फेमस है, क्योंकि हम्म। चाइना में तो ऐसा है ना कि आपको पहले मॉडर्न से नहीं, पहले क्या कहते हैं, जो चाइनीज मेडिसिन या ट्रेडिशनल मेडिसिन है उससे पहले ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो फिर हम मॉडर्न की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो चाइना में अभी भी ऐसा होता है कि पहले जो ट्रीटमेंट है वो चाइनीज मेडिसिन से होगा? वो चाइना गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो अभी भी ऐसे ही है। मतलब चाइना में अभी भी ऐसे होता है कि जो ट्रीटमेंट है पहले किससे होगा? चाइनीज वाले से, चाइनीज मेडिसिन से होगा। कहते हैं पुराना पैटर्न देखें या इतिहास को देखें तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से आयुर्वेद को प्रमोट ही होने नहीं दिया गया। अच्छा। जैसे अगर हम ब्रिटिश टाइम में देखें तो वो तो हम पे राज करने के आए थे, तो हमारा शरीर ही नहीं, वैचारिक रूप से भी हमें बदलना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने कभी आयुर्वेद को प्रमोट नहीं करने दिया। अच्छा। मगर फिर भी जो उस टाइम के वैद्य थे उन्होंने अपने लेवल पे सीख के उस ज्ञान को जो जमा करके रखा है। और अब तो ये जो आयुर्वेद है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई? शुरुआत तो अगर ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो वेदों से शुरू है। अच्छा। और जो हमारा अथर्व वेद है उसी से आयुर्वेद की उत्पत्ति भी मानी जाती है। अच्छा, तो हम पहुंच जाते हैं तो हमने आयुर्वेद को नहीं चुना है, आयुर्वेद ने हमको चुना है। सही बात है। तो अब आयुर्वेद ने चुना है तो उसी पथ पे हम निकल चुके हैं। अच्छा, तो ये आत्मा एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना? जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बना है किस चीज़ से? कोई ना कोई तो होगा एक स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से, चलो ठीक है हमने सेल को बोल दिया, अगर उसका जो मेन फंडामेंटल है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्वार्क्स है, और क्वार्क्स के अंदर भी कुछ है जिसमें एक, अभी उस क्वार्क्स के अंदर जो कुछ भी है ना उसके लिए एक टर्म बहुत फेमस यूज किया जा रहा है, स्ट्रिंग थ्योरी। आजकल उसके लिए एक टर्म बहुत यूज किया जा रहा है, स्ट्रिंग थ्योरी। ये जो स्ट्रिंग थ्योरी है कि कुछ नहीं, अब स्ट्रिंग है उसके अंदर, अब उसके अंदर अब क्या हो सकता है, स्ट्रिंग है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? पूरी जर्नी जो है ह्यूमन एटम की जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? इसमें कॉन्शियसनेस कहाँ से है? मतलब हम जो इंसान हैं वो कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट जो होगा जो हमें क्रिएट कर रहा होगा। तो कुछ है आयुर्वेदिक साइंस में इसके बारे में? गौमांस है, अगर हम रिलीजियस पर उस एक्सपेक्ट से देखा जाए तो वो कि कोई भी उसको कंज्यूम नहीं करेगा। या अगर क्या कहते हैं, वरहा का मांस हो गया, मतलब वही सुअर, पॉर्क हो गया, तो वो भी वो करे। बट कुछ डिजीज में उनके देने से भी हेल्पफुल रहता है। तो ये मगर आज के टाइम पे ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अच्छा। बस औषधि उसे बनाने के लिए अलग सब्जेक्ट है जिससे हम रस शास्त्र कहते हैं। कहते हैं कि इसकी स्थापना भी महादेव ने करी थी। अच्छा, महादेव ने स्थापना करी किसकी? रस औषधि की, रस शास्त्र की। रस शास्त्र की। अच्छा, तो नमस्कार। आज के जो पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे फ्रेंड ही हैं, आलोक नाम है इनका, जो कि आयुर्वेदिक साइंस से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आयुर्वेदिक की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे कि जो बहुत सारे जो यूथ हैं वो मेडिकल साइंस की तरफ भागते हैं, जो कि एंशिएंट टाइम में जो हमारा आयुर्वेद था वो बहुत आगे था। क्या ये बात सही है? जो हमारा जो आयुर्वेद है वो एंशिएंट टाइम में बहुत आगे था? समय के हिसाब से तो समय के हिसाब से बहुत आगे था। तो अब जो है ये आयुर्वेद इतना क्यों नहीं प्रचलित है? अब हम मेडिकल साइंस की ओर क्यों ज़्यादा जा रहे हैं? तो आयुर्वेद और मेडिकल साइंस का क्या आपस में इंटरेक्शन है? तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा कर रहे हैं आलोक भाई से। तो आलोक भाई, तो सबसे पहले आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो हमारा जो पॉडकास्ट है, मैं आपको बताऊँ, ये दूसरा पॉडकास्ट का एपिसोड है। पहला जो एपिसोड था वो हम सेल के बारे में बात किए थे,
मतलब पहले एपिसोड में हमने सेल के बारे में बात किया था कि जो सेल है, साइटोलॉजी, डीएनए वगैरह, कि सेल में जान प्राण ये सब कैसे आता है, एचआईवी वायरस वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस तो करेंगे, पर आयुर्वेदिक साइंस के हिसाब से। किसके हिसाब से? आयुर्वेदिक साइंस के हिसाब से हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में। हम बहुत कुछ जानेंगे आपसे कि आप आयुर्वेद के बारे में, कि आयुर्वेद की जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, आगे आने वाले समय में आयुर्वेद का फ्यूचर क्या क्या हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, फिर से स्वागत है आपका। चलो, तो आप बताएं कि आयुर्वेद का जो शुरुआत है वो कहाँ से, आयुर्वेदिक साइंस कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपने कैसे चूज किया कि आपको आयुर्वेद ही लेना है, मेडिकल साइंस नहीं लेना है? ये मतलब ये कैसे किया? मेरी स्टोरी तो जनरल पर लोगों की तरह ही है कि एमबीबीएस के लिए तैयारी करी थी। हाँ। एमबीबीएस की सीट नहीं मिली, तो फिर आयुर्वेद में सोचा कि आयुर्वेद की तरफ देखा, फिर आयुर्वेद किया। तो हमारे उसमें भी कहते हैं कि जब हम पहुंच जाते हैं तो हमने आयुर्वेद को नहीं चुना है, आयुर्वेद ने हमको चुना है। सही बात है। तो अब आयुर्वेद ने चुना है तो उसी पथ पे हम निकल चुके हैं। अच्छा, तो जो हमारा जो सबसे पहला जो सवाल है, आजकल के जो यूथ हैं वो आयुर्वेद को कम अपनाते हैं। जैसे हमारे दादी नानी का कहते थे कि दादी का नुस्खा है, नानी का नुस्खा है कि अगर कहीं चोट लग जाए तो तुम हल्दी लगा लो, सही हो जाएगा। तो ये जो साइंस है वो तो आयुर्वेदिक साइंस ही है। हाँ, तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या रिलेशन क्या है आयुर्वेद का और मेडिकल साइंस का? क्या जो आयुर्वेदिक की पढ़ाई होती है, जो मेडिकल साइंस जो मेडिकल कॉलेज में होता है और जो बीएमएस में होता है, क्या दोनों सेम पढ़ाई है या अलग अलग पढ़ाई होता है? कुछ हद तक सेम है, मगर अगर हम आयुर्वेद की परिप्रेक्ष्य से देखें तो वो काफ़ी अलग है। अब जो अभी का जो बीएमएस का सिस्टम है उसमें मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों ही पढ़ाते हैं। अच्छा। तो जो एमबीबीएस वाले पढ़ रहे हैं वो सब भी हमें पढ़ना होता है, बस शायद कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के। नहीं तो जो वो पढ़ते हैं वो, और इसके अलावा हमें जो हमारी संहिताएं हैं वो हमें साथ साथ पढ़नी होती। मतलब आयुर्वेद की खुद की अपनी एक बुक है? बुक तो उनके आयुर्वेद की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। अच्छा। आयुर्वेद में भी अलग अलग संप्रदाय हैं। हाँ। जैसे चरक का संप्रदाय है, सुश्रुत का है, यानी कि मेनली दो ही ये माना जाता है। एक जो आचार्य चरक है वो मेनली फिजियोलॉजी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं, बॉडी में जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं तो इसको हम क्रिया शरीर से बोलते हैं आयुर्वेद में। और जो आचार्य क्या कहते हैं सुश्रुत हैं, जो कि सर्जरी और फादर भी बोलते हैं, तो वो रचना शरीर जो एनाटॉमिकल बॉडी के हिसाब से चिकित्सा करते हैं। यानी कि ये हम बहुत ही सुपरफिशियली कि अच्छा दो वो हैं, इसके अलावा भी और अलग अलग संप्रदाय हैं। तो ये जो आयुर्वेद है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई? शुरुआत तो अगर ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो वेदों से शुरू है। अच्छा। और जो हमारा अथर्व वेद है उसी से आयुर्वेद की उत्पत्ति भी मानी जाती है। अच्छा, तो आयुर्वेद खाली भारत में ही था या भारत के अलावा जो वेस्टर्न लोग हैं वो लोग भी, वहाँ भी आयुर्वेदिक साइंस था या कुछ अलग था वहाँ पे? अगर आयुर्वेद की बात करें तो जैसे वेद हम भारत में ही प्रचलित हैं, तो आयुर्वेद तो भारत में ही था। मगर जो ऐसे आयुर्वेद को अगर हम थोड़ा इस तरह से समझे कि ये एक आसपास में जो भी दवाएं हैं, या जैसे हम क्या कहते हैं आज के टाइम में भी इंडिया में कई जगह ऐसे देखते हैं, जगह है, ट्राइब्स है जहाँ लोगों ने कोई ऐसे फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, मगर उन्हें वहाँ के आसपास के पेड़ पौधों का पता है, उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टी पता है, तो उसी से उन्होंने ज्ञान कर लिया है। तो मगर जो हमारा है, हमने वेद से किया तो हमारा थोड़ा डॉक्यूमेंटेड है, तो ऐसे चीज़ें डेवलप हुई। इसी तरह इजिप्ट हुआ, तो या क्या कहते हैं इजिप्ट, ग्रीस, यहाँ भी अपनी इसी तरह से सभ्यताएं डेवलप हो रखी है। फिर वहाँ के बहुत सारे, अगर हम आयुर्वेदिक इतिहास देखें तो उन्होंने उनके भी डॉक्यूमेंटेड हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो ये, इसके अलावा चाइनीज़ मेडिसिन है, वो तो अभी बहुत फेमस है, क्योंकि चाइना में तो ऐसा है ना कि
आपको पहले मॉडर्न से नहीं, पहले क्या कहते हैं जो चाइनीज मेडिसिन या ट्रेडिशनल मेडिसिन है उससे पहले ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो फिर हम मॉडर्न की तरफ जाते अच्छा, तो चाइना में अभी भी ऐसा होता है कि पहले जो ट्रीटमेंट है वो चाइनीज मेडिसिन से होगा? हैं। वो चाइना गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो अभी भी ऐसे ही है। मतलब चाइना में अभी भी ऐसे होता है कि जो ट्रीटमेंट है पहले किससे होगा? चाइनीज वाले से चाइनीज मेडिसिन से होगा। मतलब जो चाइनीज मेडिसिन है वो कह सकते हैं जैसे भारत का आयुर्वेद हो गया, हाँ। वैसे चाइना का आयुर्वेद है। हाँ। एंशियंट टाइम में जो चाइनीज मेडिसिन थे हम्म। उसके हिसाब से है। अच्छा, और ये भारत में नहीं होता, ये तो डिफरेंस है भारत में। हाँ, भारत में वही है कि अगर हम क्या कहते हैं पुराना पैटर्न देखें या इतिहास को देखें तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से आयुर्वेद को प्रमोट ही होने नहीं दिया गया। अच्छा। जैसे अगर हम ब्रिटिश टाइम में देखें तो वो तो हम पे राज करने के आए थे, तो हमारा शरीर ही नहीं वैचारिक रूप से भी हमें बदलना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने कभी आयुर्वेद को प्रमोट नहीं करने दिया। अच्छा। मगर फिर भी जो उस टाइम के वैद्य थे उन्होंने अपने लेवल पे सीख के उस ज्ञान को जो जमा करके रखा है, और अभी अब लोगों को उसका फायदा पता चल रहा है। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट आई है तो गवर्नमेंट ने आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए उस हिसाब से पॉलिसीज भी बनाई हैं। मोदी जी आके इस पे बहुत ज्यादा हाँ, काम हाँ। किया है। आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत वो तो क्या कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी है, है, पर but- आयुष करके कोई एक हाँ, उसकी स्थापना की स्थापना थी। की है, आयुर्वेद को आगे हाँ। बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा एक TKDL है। अच्छा। वो क्या कहते हैं जो एक बहुत पुराना किस्सा वो है ना कि जिसमें अमेरिकन्स ने क्या कहते हैं टर्मरिक की पेटेंट ले लिया था, नीम का पेटेंट ले लिया था। तो मगर भाई वो हाँ, ये बात तो सही है कि जो नीम है वो हमारे देश में, इंडिया में ही नीम है। नीम, हल्दी, ये सब हमारे यहाँ का, और पेटेंट कोई और लेके सप्लाई कर रहा है। मतलब हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो। हाँ, वही ना, तो उसका पेटेंट ले रखा था तो वो वापस। तो उसके लिए भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने TKDL करके वो बना रखी है। वो ना उसमें जितने भी यहाँ इंडिया में मेडिसिन जो है जो हम हजारों सालों से यूज कर रहे हैं उसकी लिस्ट कर रखी है और उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड कर रखा है। तो अगर किसी भी जैसे रिसर्च तो हमेशा चलती रहती है, तो अगर कोई भी मेडिसिन का वो आ रहा है तो अगर वो यहाँ तो उस उन सब वो सब उससे जुड़े हुए हैं वेब उस, तो फिर वो वहाँ जाके चेक करते हैं। अगर उसमें नहीं होगा तभी फिर वो अपना पेटेंट फाइल कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे फाइल नहीं हो सकता। वैसे फाइल नहीं हो सकता। जैसे बायोपायरेसी हमारे 12th वाली किताब में भी तो बहुत इसका वो है ना बायोपायरेसी का, तो बता रहे। एक बार विस्तार से बताएंगे बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी मतलब जो भी किसी देश का नेचुरल या नॉलेज है उसको यूज करना, क्योंकि क्या है कि जैसे जितने भी फॉरेन है वो अपने फॉरेन उन्होंने अपने टाइम पे खूब विकास किया, खनन किया, तेल का प्रयोग जो भी है ऑयल, तो वो तो कर लिए। तो अब उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो खत्म हो गए हैं या बहुत कम है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे जो देश अभी विकासशील हैं या अभी विकसित नहीं हुए, अंडर डेवलप, तो वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पे जो चीज़ रिसोर्सफुल है, जैसे टर्मरिक और ये नीम का तो बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, तो उसका क्या कहते हैं वो अपने लिए पेटेंट करवा लेते हैं। अच्छा। तो यानी कि वहाँ का रिसोर्स अपने लिए, अब पेटेंट हो जाएगा तो कोई दूसरा उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा उस पे। मतलब पेटेंट का मतलब यही होता है दोस्तों कि अगर पेटेंट हो गया तो कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। मतलब उसका लाइसेंस हमारे पास हो गया। हाँ, वो जैसे 10 ईयर 12 ईयर का पेटेंट वो रहता है। अच्छा, जैसे टर्मरिक और जैसे और हल्दी है, हाँ। टर्मरिक हल्दी हो गया, नीम हो गया, तो नीम और हल्दी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है हमारे आयुर्वेद में भी। और अभी भी हम मार्केट में बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो हल्दी और नीम करके बेचते हैं कि विक्को टर्मरिक त्वचा के लिए यूज करते हैं हम, और हम नीम वाला को जो तुम्हारा अपना टूथपेस्ट होता है वो हम यूज करते हैं। तो ये जो आयुर्वेद में क्या, इसके पीछे क्या साइंस है हल्दी और नीम के पीछे आयुर्वेद के हिसाब से बताना चाहेंगे? अगर हमें इन क्या कहते हैं, हम इन्हें द्रव्य कहते हैं, द्रव्य। हाँ, और इसको पढ़ने के लिए जैसे मेडिसिन हो गए, तो मॉडर्न में तो ऐसे हम फार्मेसी से कर लेते हैं कि अच्छा मेडिसिन पढ़नी है, बट इसको अगर हम आयुर्वेद में पढ़ने तो इसके लिए एक पूरा क्या कहते हैं विभाग है, उसको हम द्रव्य गुण कहते हैं। द्रव्य गुण, हाँ। अच्छा। या ऐसे मान सकते हो सिंपल भाषा में कि ये हमारा सब्जेक्ट है। हाँ।
जिसमें इसी के बारे में पढ़ाया जाता तो नीम और हल्दी में क्या द्रव्य गुण है ऐसा? है। इसमें अब जैसे द्रव्य है और गुण ऐसे, तो किसी भी जब हम यानी कि अभी हमें इसको पढ़ने के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसी के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये क्या होता है? अब आयुर्वेदिक फार्मेसी जैसे टर्म में है द्रव्य गुण, तो जो हमारा मेडिसिन है उसके गुणों के बारे में पढ़ना है। तो अच्छा। आयुर्वेदिक फार्मेसी में पहले इनकी बेसिक्स में कुछ 5 चीज़ें पढ़नी पड़ती है। जैसे द्रव्य क्या हुआ, ठीक है, उस द्रव्य का फिर गुण क्या होता है, ठीक है, इसके बाद उसके क्या कहते हैं प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। और इसके क्या कहते हैं रस पंचक एक चीज़ होती है, क्योंकि अब कोई भी चीज़ है वो या तो क्या कहते हैं आयुर्वेद में 6 ही रस को माना गया है, तो उन 6 रस में से ही कोई एक रस हो सकता है। तो एक मतलब आयुर्वेदिक जो आयुर्वेद है उसका फंडामेंटल क्या है? जैसे बॉडी का अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो जो फंडामेंटल ऑफ जो बॉडी है वो सेल है। सेल इज द फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनी बॉडी, एनीथिंग लिविंग थिंग्स के लिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या सेल को ही फंडामेंटल माना गया, इनको कुछ अलग तरीके से समझाया गया? इसको क्या कहते हैं दोष, धातु और मल के रूप में समझाया गया है। दोष जो होते हैं ये ऐसे नहीं है कि वो एक अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ये एक ऊर्जा की तरह है। अच्छा। ये ऐसे 3 ऊर्जा है, वात पित्त कफ, और ये ऊर्जा हमारे शरीर को चलाने का काम करती है। मतलब आयुर्वेद के हिसाब से हमारे पास 3 ऊर्जा है। हाँ, ऊर्जा मतलब एनर्जी जो हमें चलाने का काम तो करती क्या क्या है? 3 ऊर्जा है, है। वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ क्या होता है? अगर इसको हम इंग्लिश में समझे, ऐसे समझे तो अगर इसे जैसे अगर इस वर्ड को समझे कि वात मॉडर्न है तो जैसे वात है तो इसे हम नेचर से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा। तो जैसे वात है हाँ। तो इसे हम विंड एनर्जी से यूज कर सकते अच्छा, वात को कहते हैं विंड एनर्जी। हैं। हाँ, विंड एनर्जी। अच्छा, और पित्त? जो पित्त है ये हमारी क्या कहते हैं सोलर एनर्जी या सन की एनर्जी से अच्छा, रिलेट। सन की एनर्जी से जो वो है पित्त हो गया। और कफ? अब कफ है, इसको हम ना अर्थ की एनर्जी से समझ सकते हैं और क्या कहते हैं वाटर की एनर्जी से भी समझ वाटर की एनर्जी। मतलब हमारे बॉडी के अंदर 3 एनर्जी है, वात पित्त और कफ। तो ये तीनों एक साथ होती है कोई जैसे हर एक इंसान का अलग अलग होता है? ये सब में ही होते हैं। अच्छा, ये सब में होता है पर परसेंटेज होगा, किसी का ज्यादा हो किसी का कम होगा। जैसे किसी जैसे अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करूं, हाँ। क्रिया की, तो उसमें अलग अलग होगा। अच्छा। क्योंकि जहाँ जरूरत होगा उस हिसाब से वर्क वहाँ पे करेगा। बट वो एक प्रकृति है, शरीर के निर्माण के लिए भी हम वात पित्त कफ को अलग तरीके से समझते हैं। तो कितना है। अच्छा, वात पित्त कफ को अलग तरीके से, तो जैसे फंडामेंटल ऑफ जैसे सेल हो गया वैसे वात पित्त कफ हो गया, 3 नहीं, चीजें। ये एनर्जी ये एनर्जी है। हाँ, अब इसे बनाने के लिए 7 धातुएं लगती हैं। मतलब बॉडी 7 धातु से बना हुआ है। हाँ। ये हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी 7 धातु से बना हुआ है। मगर जैसे अगर हम इस दोष पे ही बात करें, हाँ। तो इसे हम जैसे हम पंच महाभूत का भी हमारे उसमें एक बार जरा विस्तार से समझाएंगे। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में क्या क्या फंडामेंटल्स क्या है? एक तो ऊर्जा हो गया। ऊर्जा जिस हमें समझने के लिए ऊर्जा हाँ, बोलना, समझने के लिए ऊर्जा बोले तो 3 ऊर्जा हो गया, वात पित्त और कफ। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा धातु हो गए। धातु मतलब एलिमेंट। धातु मतलब हाँ एलिमेंट या स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी को बनाते हैं। अच्छा, तो हमारा बॉडी मतलब धातु जिस एलिमेंट से बना हुआ है वो। अब इस धातु में क्रिया किसके कारण हो रहा है? जो क्रिया मतलब एक्शन। हाँ, या कोई भी जैसे फिजियोलॉजिकल वर्क वो इन्हीं वात पित्त कफ की अच्छा, वजह से हो तो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो आयुर्वेद के हिसाब से जो बॉडी इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया हमने। पहला ऊर्जा कैटेगरी हो गया, दूसरा धातु हो गया, और तीसरा जो है मल हो गया। मल जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अच्छा, मतलब जो निकल रहे हैं। हाँ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, वो मल हो गया। हाँ, ठीक है, तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है हाँ। जितना वात पित्त कफ है। अच्छा, तो मतलब ऊर्जा, धातु और मल। मतलब ये 3 फंडामेंटल है हमारे बॉडी का। उसे ऊर्जा की जगह दोष बोल। अच्छा, दोष बोल दूं मैं? दोष, धातु और मल। दोष, धातु और मल, तो 3 फंडामेंटल हो गए आयुर्वेदिक के हिसाब से हमारे बॉडी का। दोष, धातु और मल। दोष में 3 ऊर्जा हो गया, वात पित्त और कफ। और धातु 7 धातु होते हैं। 7 और मल जो हमारा वेस्टेज है बॉडी का, वो 3 हो गया। तो ये 3 फंडामेंटल इन्हीं से शरीर बना है। अच्छा, इन्हीं से शरीर बना है। अच्छा, तो फिर इसमें फिर और विस्तार से जरा समझाएंगे? अब अगर
और जैसे तो वात भी 5 उसमें डिवाइड हो जाता है, पित्त हाँ। भी 5 उसमें डिवाइड, यानी कि इनके फिर फर्दर डिवीजन है। अच्छा। अगर हम 2 धातु मल देखें हम्म, तो जैसे धातु वाला पोर्शन देखें हम्म, तो रस हो गया। रस मतलब जो भी हमारी डाइजेशन करने के बाद जो फूड बनता है। अच्छा, तो रस जो है वो धातु का पार्ट है। हाँ, अच्छा, आहार रस, उस पे जब अग्नि कर्म करती है। तो अग्नि जो कम, तो मेडिकल साइंस में हमारे लिए इसके पास टर्म है ना, HCl जो निकलता है, HCl निकलना है तो उसमें अलग तरीके से अग्नि हो गया ना HCl। HCl अग्नि नहीं हुआ ना, तो वो आमास अग्नि अग्नि को अलग तरीके से डिफाइन किया है। ऐसे हम किसी केमिकल से उसको नहीं वो कर सकते। अच्छा, तो जरा विस्तार से समझाएंगे रस वाले को क्या है ये? जैसे रस जो है, हम्म, रस धातु, हम्म, जब हमारा पाचन होने के बाद क्या कहते हैं, जैसे फूड हो गया पूरा हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ब्लड में आया, हम्म, अगर हम थोड़ा मॉडर्न से रिलेट करते हो हम्म, तो उसे हम कहते हैं आहार रस, और वही अच्छा। होता है रस धातु। हाँ, अगर क्या कहते हैं, रस धातु बिल्कुल प्रॉपर बन रही है हाँ, तो ही आगे की जो धातुएं होंगी हम्म, वो अच्छे से निर्मित होगी। हम्म, इसमें सीक्वेंस भी दिया है कि रस के बाद रक्त होता है, हम्म, फिर रक्त के बाद मांस की वृद्धि होती है, फिर मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र, शुक्र अंतिम धातु को बोला गया। मतलब एक मिनट, पहले रस बनेगा, रस के बाद रस के बाद क्या बनेगा? रक्त, जिसे हम ब्लड से ब्लड कहते हैं, मतलब पहले रस, रस के बाद फिर ब्लड, ब्लड, ब्लड के बाद फिर मांस, मांस, रस, ब्लड, मांस, और मांस के बाद मांस मतलब मसल हो गया, मसल्स हो गया, फिर हड्डी, फिर हाँ हड्डी, हड्डी, फिर मज्जा, मज्जा मतलब बोन मैरो, बोन मैरो। ओके, सो हड्डी के बाद मज्जा मतलब बोन मैरो, हाँ। उसके बाद फिर अंतिम शुक्र हो जाता है। क्या? शुक्र धातु, शुक्र धातु मतलब स्पर्म के लिए हम शुक्राणु, हाँ शुक्राणु। लेते हैं, बट उसमें भी अलग थोड़ा है, मगर हम ऐसा समझ सकते हैं कि अंतिम जो धातु है हाँ। शुक्र है, और इसी को सबसे श्रेष्ठ धातु भी मानते हैं। मतलब जो इसके ऊपर भी माना जाता है ओज है। ओज, ओज, जिससे ओज क्या है? ओज परम धातु है, परम धातु मतलब धातु से भी ऊपर। सबसे तो ये श्रेष्ठ- 7 धातु हो गया ना? हाँ, ये 7 धातु है, मगर इन सब का जैसे क्या है कि रस सबसे ज्यादा बनेगा, हाँ, फिर रक्त उससे कम बनता है। अच्छा, सबसे यानी ज्यादा कि- रस बनता है, फिर हाँ, रक्त बनता है। तो उसका और प्यूरिफिकेशन हो गया अग्नि के द्वारा। अच्छा, मतलब ये प्रोसेस होते होते हाँ, यानी कि एक तरह से हाँ। मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है। हाँ, ठीक है, तो जैसे पिछले पॉडकास्ट में हमारे साथ बायोलॉजी के सर थे जो मॉडर्न मतलब जो मेडिकल साइंस है उसमें चर्चा किया था। उन्होंने बताया था कि जो सेल है उसका जो मेन जो पार्ट है ना सेल का, उनमें मतलब बॉडी 2 ही चीज करती है, कैटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म की बात करते कैटाबॉलिज्म और हैं, एनाबॉलिज्म मतलब सेल के अंदर 2 ही चीज हो रहा है, या तो बन रहा है या टूट रहा है। हम्म, तो क्या इसमें भी ऐसी है? हाँ, बनते दोनों बन सिमिलर ही रहा है। आयुर्वेद में भी वही इसको इस तरीके से समझाया गया है। अच्छा, मतलब रस का फिर क्या बन गया? रसो रक्तो ततो मांसो, मांस ये थोड़ा वो हो गया, हाँ, हाँ, मगर जैसे रस से रक्त, रक्त हाँ। से मांस, मांस से मेद, हाँ, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, हम्म, और मज्जा से शुक्र। शुक्र, और शुक्र से ऊपर वाला जो परम धातु हो गया वो हो है गया ओज। ओज धातु। ओज, तो ये शुक्र के बारे में समझाएंगे, मतलब शुक्र जो शुक्राणु की बात कर रहे हैं, स्पर्म की बात कर रहे हैं। ऐसा वो होता है, मगर अगर इस हिसाब से देखा जाए शुक्र तो शुक्र, फिर तो फीमेल के लिए अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। हाँ, वही यहीं तो। पे तो इसीलिए उसको हम शुक्र से वो नहीं रिलेट करते हैं। अच्छा, तो उसके लिए कैसे रिलेट करते हैं इसको? इसके लिए क्या कहते हैं, आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। कोई अच्छा। इसी ने सब वो नहीं समझाया कि फिर वो स्त्री की धातु कैसे, स्त्री में वो धातु किस तरह से वो होगा, और पुरुष में तो हम शुक्र से रिलेट कर लेते हैं, तो इसमें अभी भी कॉन्ट्राडिक्शन आयुर्वेदिक में। हाँ। मतलब जो शुक्र है उससे फीमेल के अंदर हम नहीं बता पा रहे हैं। फीमेल के अंदर नहीं बता पा रहे। अच्छा, मेल के अंदर हम शुक्र कह रहे हैं, पर फीमेल के अंदर वही मगर ओम कह सकते हैं। मगर उसके अंदर धातु होती है। अच्छा, वो भी शुक्र धातु भी होती है। अच्छा, अब उसे अंडाशय से रिलेट करना उतना वो नहीं लगता, अच्छा, यानी कि ओवरी से रिलेट करना इतना वो नहीं लगता। अच्छा, तो शुक्र के बाद ओज हो गया। हाँ, ओज उसमें भी, ओज आज के टाइम पे हम इम्यूनिटी से रिलेट करते हैं। अच्छा, ओज का मतलब इम्यूनिटी है। हाँ, अगर जिसमें ओज धातु जितनी ज़्यादा होगी उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग होगी, उतनी स्ट्रांग होगी। तो ये कैसे डिसाइड कैसे होता है? क्या इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह होता है? जैसे मेडिकल साइंस में तो ठीक है, ब्लड में कुछ दिक्कत आ गई तो हम टेस्ट करते हैं, तो क्या जो आयुर्वेदिक टेस्ट होता है वो आज के मेडिकल साइंस के टेस्ट को मानती है या अपना कुछ अलग टेस्ट करती है? जैसे आयुर्वेद में ऐसे लैब टेस्ट तो नहीं होते,
मगर जैसे अगर हमें धातु का स्टेटस होता है तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, लक्षण बताए गए हैं। अच्छा, लक्षण से पता चलता है। लक्षण से हाँ। तो हर क्या कहते हैं, जैसे हम उसे कहते हैं रसज पुरुष, कि उसमें रस धातु की परिपूर्णता अच्छे से है। तो क्या कहते हैं, तो उसके लक्षण अगर उसमें मिल रहे हैं तो उस सब क्या क्या कहते हैं आयुर्वेद में डॉक्यूमेंटेड है कि हाँ। ये लक्षण होने चाहिए। अगर वो रक्तज पुरुष है तो यानी कि रक्त धातु तो से परिपूर्ण, तो उसमें किस तरह से लक्षण हो, तो इसी तरह हर उसका क्या कहते हैं बताया गया। अच्छा, कि सबका लक्षण बताया गया। हाँ, तो लक्षण से हम देख पाते हैं कि अच्छा, और ये जब हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उस टाइम में भी हमें धातु की परीक्षा करनी पड़ती है इस तरह से। मतलब लक्षण के हिसाब से मतलब डिसाइड होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। तो ये जो आयुर्वेदिक साइंस है आज के समय, जैसे पहले ठीक था कि पहले हम बहुत ज़्यादा मानते थे आयुर्वेद को, कि मेडिकल साइंस नहीं था तो हम आयुर्वेद पे ज़्यादा थे। क्या अभी भी हम आयुर्वेदिक साइंस को बढ़ाना चाहिए? मतलब अभी, मतलब आयुर्वेदिक साइंस, मतलब मेडिकल साइंस ज़्यादा अच्छा है या आयुर्वेदिक साइंस ज़्यादा अच्छा है? कौन सा मतलब ज़्यादा बढ़िया है, बेहतर है? क्या कहते हैं, इस तरह से तो मैं ओपिनियन नहीं दे सकता। हाँ। मगर अगर जैसे मैं आयुर्वेदिक हूँ हाँ। तो मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, हाँ। तो मुझे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। हाँ। तो मैं तो कहूँगा कि वही अच्छा है। हाँ। बट ऐसा नहीं है, मैं जैसे मॉडर्न भी पढ़ता हूँ। हाँ। तो क्या कहते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ओनली अगर मैं एक ही को कहूँ कि सुपीरियर तो वो नहीं है। अच्छा, दोनों अच्छा जैसे है। अगर हम न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है तो अब वो क्या कहते हैं, बहुत सारे जो न्यूरोमस्कुलर के डिसऑर्डर के पेशेंट एम्स या सफदरजंग में भी नहीं ठीक होते, बट उन्हें हमारे यहाँ रेफर कर दिया जाता है। कोई एग्जांपल बताएंगे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर? न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में जैसे पार्किंसंस का हो गया। अच्छा। और सियाटिका का भी बहुत सारे वो कर देते हैं। सियाटिका ये पेन होता है पूरे, उसमें क्या कहते हैं लेग में होता है, पूरे लेग में पेन होता है? यूनिलेटरल पेन। अच्छा, यूनिलेटरल, एक साइड। सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि वो उसमें वो जो सियाटिका नर्व है उसमें कंप्रेशन हो जाता है। अच्छा, ठीक है। सियाटिक नर्व जो यहाँ पे होता है, कमर के पास जो होता है, हाँ हाँ मतलब कमर के पास जो नर्व होता है सियाटिक नर्व, वही ना? हाँ, जो लेग के मूवमेंट में काम आता लेग है, के लिए मेनली इन्वॉल्व। लेग का मूवमेंट जो जिससे काम आता है, तो उसमें दिक्कत आता है, तो उसका भी मेडिकल आयुर्वेदिक में उसका अच्छा इलाज है। हाँ, उसका है। अब उसमें तो वो सर्जरी लिखवा देते हैं ना तुरंत, तो इसलिए। इसके अलावा एवीएन का भी बहुत अच्छा क्या कहते हैं ट्रीटमेंट। ये एवीएन क्या होता है? एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ये क्या है? इसमें क्या होता है ना कि मेनली नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब सेल की डेथ होने लग जाती है, मगर जैसे ये फीमर में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये कैसे लक्षण कैसे होते हैं एवीएन के? मतलब क्या कहते हैं, पेन होता है, और जो इस क्या कहते हैं बोन, इसमें ना मॉडर्न में कहा गया है कि बोन डाई फर्स्ट, हाँ। फिर इसके जॉइंट्स के लिगामेंट्स, उसके बाद में परेशानी होती है। अच्छा। तो जैसे हमारा क्या कहते हैं फीमर है, हाँ। और एसिटाबुलम का जॉइंट होता है, तो जो फीमर की एक बार थोड़ा विस्तार से फिर फीमर जो सही से फीमर बोन का जो टिप है, हाँ, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब एक बोन और दूसरे बोन का, या बोन के टिप पे नहीं पहुंच टिप पाता? पे नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वहाँ पे बोन को भी तो ब्लड चाहिए सर्कुलेशन अच्छा। के लिए। मतलब बोन मैरो काम नहीं कर रहा उसका? बोन मैरो काम कर रहा है, हाँ। बट पहले बोन काम नहीं कर रहा है। अच्छा, बोन ही नहीं काम कर रहा। हाँ, तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं रिमूव हो, क्या कहते हैं डेड होने लगता है बोन। अच्छा। अब पहले तो कम पेन रहेगा, हाँ। इसके बाद फिर जब वहाँ पे सप्लाई नहीं होगा तो अच्छे से मूवमेंट नहीं होगी, तो फिर वो जो पेरिफेरल है वहाँ के लिगामेंट्स या जो भी जॉइंट्स में टेंडन्स वगैरह जो है उनको भी परेशान करता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आयुर्वेदिक साइंस में। अब ये जो आयुर्वेदिक साइंस है उसमें मतलब दो जो बहुत फेमस नाम है, एक है महर्षि चरक, एक है जो सर्जरी के लिए थे, जिसको डॉक्टर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, उनको आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत, थोड़ा नाम उसका देने में दिक्कत होती है, तो आचार्य सुश्रुत। तो जो महर्षि चरक है उनका जो पूरा जोन था वो फिजियोलॉजी पे बेस्ड था। हाँ, वो क्या कहते हैं, ये अगर आज के टाइम में बोला जाए तो इंटरनल मेडिसिन से रिलेट कर सकते हैं। मतलब अंदर जो मेडिसिन, जैसे जो केवल ओनली सामान्य भाषा में बोले कि दवा दे के ही ठीक करना है। तो मतलब महर्षि चरक के हिसाब से जो चरक संहिता है उसमें दवा के हिसाब से सब कुछ होता है। यानी कि
हाँ, कि ओनली दवा दे के ही आपको ठीक करना है, कोई सर्जरी नहीं। तो चरक संहिता के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएंगे आप? उसमें चरक संहिता किताब है अब, हाँ, और अब उसकी हिस्ट्री फिर पूरी अलग ही जाएगी। जरा समझाएंगे। अब उसमें ऐसा कोई वो समझाने वाला नहीं है। अच्छा। उसमें क्या कहते हैं, मेडिसिन के बारे में बता। अगर मैं फिर समझाने लगूँ तो मैं समरी एक पॉइंट, अगर हाँ, समरी कि- कुछ बताना हो। वो फिजियोलॉजिकल के लिए बेस्ट बुक है, और ट्रीटमेंट के लिए भी बेस्ट बुक है, अच्छा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। और जो क्या कहते हैं चरक सुश्रुत हैं, वो सर्जरी के लिए, जो हम आयुर्वेदिक सर्जरी करते हैं उसके लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। मगर अगर किसी को आयुर्वेद का बेसिक पढ़ना है, उसके लिए आचार्य वाग्भट के संहिता को बताया गया है। अच्छा, कि आयुर्वेदिक का बेसिक ये है, यानी कि उसमें जैसे अब वही है, मेरे को फिर बुक के बारे में ही बताना पड़ेगा कि बुक में कितने पार्ट हैं, फिर हर चैप्टर का क्या, हर स्थान का क्या महत्व है, तो फिर वो बहुत ही लंबा चलता है। अच्छा, थोड़ा हम चेंज करते हैं टॉपिक को, थोड़ा कॉन्शियसनेस पे आते हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे। ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से क्या माना गया है? जैसे हमारी जो बॉडी है, आपने बता तो दिया कि 3 चीज़ों से चलती है, 3 मतलब मल, दोष, धातु और मन। दोष, धातु उससे और, शरीर बना हुआ है। हाँ 3 चीज़ों से बना हुआ है, दोष, धातु और मल। पर ये जो एनर्जी है हमारे शरीर के अंदर, जो दोष के फॉर्म में आप ले रहे हैं एनर्जी, अब ये ठीक है, इन तीनों के अलावा हमारे हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी, इसमें सबसे जो मेन चीज़ वो कॉन्शियसनेस है, वो मन के कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी को 2 तरीके से बांट सकते हैं। अगर अपने हिसाब से बांटूँ ह्यूमन बॉडी को, तो हम इस ह्यूमन बॉडी को 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो अपना माइंड अलग हो गया, मैटर अलग हो गया। माइंड मतलब मन, जो हमारा कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है, और मैटर मतलब जो बॉडी है जिससे बना हुआ है, फिजियोलॉजी, जो फिनोटाइप हम जो देख रहे हैं, जो अपना बॉडी हम देख रहे हैं वो, और जो माइंड है। तो आयुर्वेदिक साइंस में ये मन के बारे में या माइंड के बारे में क्या है, इसके बारे में कुछ है इसके बारे में आयुर्वेदिक साइंस में? इसके बारे में जो हम फर्स्ट प्रोफ है ना, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो पदार्थ विज्ञान करके सब्जेक्ट है। हाँ, पदार्थ विज्ञान करके। हाँ, तो उसमें एक तो फिलॉसफी पढ़ाते हैं पूरा, और इसके अलावा फिर उसमें ही मन, आत्मा, इन सब पे डिस्कशन कर रखा है। तो जैसे आत्मा तो हम बहुत सारे लोग बिलीव मगर भी करते हैं। आत्मा और मन एक ही तरह, जिस तरह से गीता में बता रखा है ना कि क्या कहते हैं, आत्मा न मरता है, हाँ। ना जिंदा होता है। वो तो है, बट कंट्रोल कैसे करता है, या हाँ। प्रोसेस कैसे होता है, उसके बारे में बता रखा है। बट अब भी आई थिंक मेरे को इतना भी याद नहीं है उसके बारे में। अच्छा, तो आत्मा जो है वो आयुर्वेदिक में भी आत्मा के बारे में चर्चा किया गया है। तो मतलब 3 चीज से बॉडी बना है, पर बॉडी में कॉन्शियसनेस वो आत्मा का पार्ट है। ये तो मैंने बॉडी, शरीर बना है, हाँ, शरीर में कॉन्शियसनेस आने आता है, उसके लिए फिर अलग तरीके से आचार्यों ने बता रखा। अच्छा, तो मतलब ये जो शरीर बना है, तो इन चीजों से कॉन्शियसनेस नहीं आता? नहीं, उसको कॉन्शियसनेस तो आत्मा से ही आती है। आत्मा से आता है। मतलब आयुर्वेदिक साइंस में आत्मा के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा किया गया। जैसे पिछले पॉडकास्ट में हमने पूछा था कि जो आत्मा है वो क्या है सेल के हिसाब से, तो कहते हैं सेल जो रिएक्शन, सेल रिएक्शन, तो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वही आत्मा है। अगर केमिकल रिएक्शन बंद होना चालू हो जाए सेल के अंदर, वो तो उसकी फिजियोलॉजी हुई ना, उसकी फिजियोलॉजी वो हो गई, जो काम उसको करना है वो तो होगा ही। अच्छा, तो ये आत्मा एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बना किस चीज़ से, कोई ना कोई तो होगा एक स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से, चलो ठीक है हमने सेल को बोल दिया। अगर तो क्या कहते हैं, आयुर्वेद में जाया जाए हाँ, तो ऐसे शरीर बनने के और भी कई कारण बताए। अच्छा, तो पंच महाभूत में जब आत्मा का मिलन हो जाता है, पंच महाभूत ना, ये क्या होता है पंच महाभूत? ये हमारा क्या कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये। अच्छा, इसके लिए गाना भी है, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। एक बहुत पुराना गाना भी है, इस पे हमने सुना था कि चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर है, मतलब 5 चीजों से शरीर बना हुआ है। अच्छा, पर ये जो 5 चीजें ये भी तो एटम से ही बना हुआ है सब कुछ, अगर देखा जाए तो हाँ। हर चीज तो एटम से ही बना हुआ है। अगर मैं सीधा सीधा अगर फिजिक्स पे आ जाऊँ तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड ऑफ एटम, तो सब कुछ तो एटम का ही है, पार्ट है। जैसे हमारा पूरा बॉडी एटम का पार्ट है। जैसे डीएनए हो गया, तो डीएनए के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स ही तो है डीएनए, और मॉलिक्यूल्स फिर एटम का पार्ट हो गया।
फिर एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एटम के सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, साइड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर जाएं तो वहाँ भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जाए तो क्वार्क्स है वहाँ पे। पर हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि जो बॉडी है उसका जो मेन फंडामेंटल पार्ट है, मतलब ये जो एटम है उसका जो मेन फंडामेंटल है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्वार्क्स है, और क्वार्क्स के अंदर भी कुछ है जिसमें एक अभी उस क्वार्क्स के अंदर जो कुछ भी है ना उसके लिए एक टर्म बहुत फेमस यूज किया जा रहा है, स्ट्रिंग थ्योरी। आजकल उसके लिए एक टर्म बहुत यूज किया जा रहा है, स्ट्रिंग थ्योरी। ये जो स्ट्रिंग थ्योरी है कि कुछ नहीं है, अब स्ट्रिंग है उसके अंदर, अब उसके अंदर अब क्या हो सकता है, स्ट्रिंग है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, पूरी जर्नी जो है ह्यूमन एटम की जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें कॉन्शियसनेस कहाँ से है, मतलब हम जो इंसान हैं वो कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट जो होगा जो हमें क्रिएट कर रहा होगा। तो कुछ है आयुर्वेदिक साइंस में इसके बारे में? मेरे हिसाब से तो अब नहीं है, मगर जो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे हाँ। वो बता पाएंगे शायद, मगर मेरे पास अभी इसके लिए कुछ कोई जानकारी नहीं है कॉन्शियसनेस नहीं। के बारे में? कॉन्शियसनेस हमें इस हिसाब से नहीं बताया, क्योंकि हमें उतना ही जानना है हाँ। जितने से हम किसी जो भी व्याधि या आतुर है हम्म। या पेशेंट है उसको हम ठीक कर सकते मतलब शरीर के रोग को सही करना है। हाँ, शरीर का रोग एक ऐसा नहीं है कि शारीरिक हो, हाँ। मानसिक भी होता है। तो मानसिक रोग किस तरह से हो सकता है उससे रिलेटेड हमें समझ आए, इसलिए भी हमें मन, आत्मा, फिर इंद्रिया, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। अच्छा, और मानसिक रूप से हमें याद आया, जैसे आजकल ना डिप्रेशन का जो है ना, आजकल बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। हम्म, तो डिप्रेशन में कुछ आयुर्वेदिक कुछ है ऐसा कि मन का जो रोग है उसको कैसे सही करें आयुर्वेद के हिसाब से? वैसे तो मन का रोग के लिए जैसे हम वही सेम चीज़ कर सकते हैं। पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छा। ये तो हमें पता ही है हाँ। कि नहीं करना है। इसके अलावा क्या कहते हैं, आहार पे क्या कहते हैं, सात्विक आहार लेने के लिए बोल सकते हैं। अच्छा, कि जिस- सात्विक आहार कैसा आहार मतलब? सात्विक आहार जो मन को प्रसन्न करे। अच्छा, जो मन को प्रसन्न करे। अब हाँ, जैसे कुछ लोग नॉनवेज और खा के बहुत प्रसन्न हो जाते नहीं हैं। नहीं वो ऐसे नहीं, ऐसा लगता है, मगर जो वो उस आहार का गुण होता है ना, हाँ। उसमें रज और तम ज्यादा होते हैं। रज और तम ये क्या फिर हो गया? ये अब गुण है, अच्छा, गुण है। मानसिक गुण है। मानसिक गुण है। हाँ, तो रज का मतलब क्या होता है? रज रज ना किसी क्या कहते हैं, किसी भी चीज को लालच के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, और तम मतलब? तंग आलस करता है, कोई भी काम ना करने की इच्छा, अच्छा। उसके लिए होता है। मगर जो सत्व है वो नई चीजें सीखना, अच्छे वातावरण में रहना या हर काम को करना। तो अगर हम सात्विक गुण को, वो ऐसा लगता है कि नहीं होगा, बट अगर हम पूरा रूल अच्छे से फॉलो करें, टाइम टेबल से हो, तो धीरे धीरे हमें वो सत्व गुण बढ़ता रहता है। और हैबिट भी इसी के कारण क्रिएट होती है। अच्छा। सत्व गुण अगर बढ़ता रहे हाँ। तो, और सत्व रहता है तो, सत्व गुण अगर बढ़ा रहेगा तो हाँ। क्या कहते हैं, कोई डिप्रेशन या कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी। अच्छा, डिप्रेशन नहीं होगा सत्वगुण बढ़ा रहेगा तो। अब उसके लिए हम अच्छा आहार, हाँ। अच्छा विहार मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो वो क्या कहते हैं मन को खुश करे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही वो हो जाना। अगर इसके अलावा हम क्या कहते हैं, सत्संग वगैरह जो भी है, या आप सुबह घूमने जा सकते हो, तो ऐसे चीज़ें करो जिससे मन को शांति मिले। अच्छा, जैसे अभी नॉन वेज और वेज में बहुत ज़्यादा अभी आजकल चल रहा है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, फिर कुछ लोग वीगन वाला भी आजकल चल गया है कि डायरी प्रोडक्ट, मतलब जो दूध दही है, दूध से बना प्रोडक्ट, जो एनिमल का जो दूध है वो प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। तो ज़रा बताएंगे कि नॉन वेज खाना सही है या गलत है आयुर्वेद के हिसाब से? आप ज़रा बताएं। आयुर्वेद के हिसाब से बोला जाए तो, अगर जिस चीज़ से शरीर को की कमी है और जो पूरा हो सके, तो उस हिसाब से तो सही है। मतलब शरीर की जो भी कमी है। हाँ, क्योंकि अगर हम जैसे साउथ वगैरह में जाते तो पंचकर्मा करवाते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, मांस और क्या कहते वसा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ थेरेपीज ऐसी होती है, तो उसमें हम मांस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा खाने में भी दिया जाता है, तो उसके बारे में भी बता रखा है कि कौन कौन सी व्याधि में हमें देना चाहिए। अगर हम कहें कि गौ मांस है, अगर हम रिलीजियस पर उस एक्सपेक्ट से देखा जाए, तो वो कि कोई भी उसको कंज्यूम नहीं करेगा। या अगर क्या कहते हैं, वरहा का मांस हो गया, मतलब वही सुअर, पॉर्क हो गया, तो वो भी वो करे। बट कुछ डिजीज में उनके देने से भी हेल्पफुल रहता है।
तो ये मगर आज के टाइम पे ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अच्छा। बट हमारे संहिता में बता रखा है कि अच्छा ये है, अगर इसका हम ओवर कंजप्शन करें हाँ। तो वो व्याधि भी बनाती है, व्याधि मतलब डिजीज क्रिएट कर देती है। अच्छा। मगर अगर अगर हमारे शरीर अगर हाँ। कोई व्याधि है हाँ। और उसके गुण या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें रिक्वायर है, तो हम उसको भी एज सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो गाय का जो मांस है, हाँ कंट्रोवर्सी होता जाएगा इस पॉइंट पे, हाँ पर जो गाय का मांस है और वराह मतलब जो पॉर्क हो गया, सुगर का जो मांस है, मतलब वो तो मतलब किसी डिजीज के लिए वो हेल्पफुल होता है। हाँ। पर क्या इसका कोई दूसरा वो नहीं है कि इसके ऐस- अलावा कि और किसी और के? भी हो सकता है, मगर क्या कहते हैं, मांस रस का अलग ही महत्व है। लेकिन कोई प्लांट वगैरह से नहीं ये सब हम कर सकते हैं हाँ फुलफिल? कर सकते हैं, बट इफेक्ट जल्दी मिलता है ना। अच्छा, इफेक्ट जल्दी मिलता है। हाँ, कोई भी चाहता नहीं है ना कि मैं अपने शरीर को क्या कहते हैं, परेशान ही पड़ा पर रहूं। भारत की संस्कृति में तो ऐसा कहा गया है कि जो गाय है वो वो तो है, माता है। मगर आचार्यों ने इस पे भी ज्ञान दिया। उसमें ये भी कहा है कि जैसे अगर किसी को कोई है जैसे राजा है, हाँ अब उसका जान बचाना जरूरी है, हाँ। बट वो है कि मैं बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हूँ, हम्म, तो उसे बिना बताई ही उसको दे के उसकी जान बचा देनी चाहिए। अच्छा। उसे कभी बताना नहीं, हाँ। क्योंकि उस समय हमारे क्या कहते हैं देश की बात आ गई, हम्म, जहाँ रह रहे, या वो पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी जान बचाना जरूरी है, तो हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। मगर आज के टाइम में कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। अच्छा, जैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, प्योर हूँ, हाँ। मतलब कि नॉन वेज तो नहीं खाता, हाँ। वीगन नहीं हूँ, दूध का प्रोडक्ट तो मैं खाता हूँ। तो वेजिटेरियन होना मेरे लिए ठीक है या खराब है? मतलब जो बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो क्या खाना डाइजेस्ट तो अच्छे से हो जाता है वेज खाना? नहीं, इतने सालों से सब हैं तो इसमें खराब क्या है। अच्छा। आप बस आपको वही खाने पीने पे अच्छे से ध्यान दो, हर चीज न्यूट्रिशनल लो, और क्या। मतलब न्यूट्रिशन कहीं से मिल जाए वो सही है। हाँ, पर नहीं कौन तो सा प्रोडक्ट अच्छा, जैसे प्राइमरी सोर्स होता है खाने का, सेकेंडरी सोर्स होता है। जैसे एग्जांपल ऐसे कहा जाता है, जैसे कि शेर है जंगल का, हाँ, तो शेर क्या खाती है? हिरन। वो और 10% हाँ, लॉस वाला। और जो हिरन है वो क्या खाती है? घास खाती है। मतलब जो प्राइमरी सोर्स था हमारे पास एनर्जी का, फूड का, वो घास था। घास जो कि हिरन खा रहा है, और फिर हम उसका सोर्स खा रहे हैं, तो अच्छा कौन सा सोर्स माना जाता है? प्राइमरी सोर्स या ये सेकेंडरी ऐसा वाला? कुछ नहीं बताया गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें? नहीं, जो शरीर को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खाना लेना चाहिए। अच्छा, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से खाना लेना चाहिए। तो खाने का भी पूरा एक वो है कि कैसे खाना लेना है, कैसे खाना है। हाँ, तो क्योंकि पहली धातु बनना अच्छे से इम्पोर्टेंट है, मतलब पहला धातु कौन सा है? रस धातु। रस धातु, मतलब आहार धातु, हाँ, आहार रस। अगर वो अच्छे से बनेगा तो और धातु भी अच्छे से उनका भी प्रीणन होगा। मतलब आयुर्वेदिक में जो सबसे मेन चीज है वो डाइट है, मतलब आहार रस। अगर आहार है, अब आहार को वो पचाने के लिए अग्नि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जैसे अग्नि। हम डाइजेस्टिव फायर से रिलेट कर सकते हैं, बट वो HCl नहीं है। अच्छा, एचसीएल नहीं है, मतलब डाइजेस्टिव अब जूस कह सकते हैं। हाँ हाँ, अलग, क्योंकि अलग अलग पोर्शन पे जैसे अलग अलग इंटेस्टाइन से जूस निकल रहा है। हाँ, जैसे जो अपना बाइल इंसुलिन जूस वगैरह हो हो गया, गया, पैनक्रिएटिक जूस हो गया, पैनकेटिक जूस हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया। हाँ। तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे तो निकल रहे हैं। इसको अग्नि कहते हैं। इसको अग्नि से रिलेट कर सकते हैं, बट हाँ। इसे अग्नि नहीं कहा जा सकता। वो पूरा उसको कंबाइंड टर्म में अग्नि कहा गया है। अच्छा, कंबाइंड टर्म में अग्नि कहते हैं इसको। तो मतलब आहार रस पहला धातु जरूरी है। हाँ, उसको मेंटेन करना, अगर वो मेंटेन होगा तो इसके बाद सारी धातुएं मतलब आहार रस सही है तो फिर रक्त सही बनेगा अपना। रक्त सही बनेगा तो फिर मस्सा, रक्त के बाद मांस, मांस, मतलब वही मांस मसल सही बनेगा। हाँ, और मांस सही बनेगा तो फिर हड्डी सही बनेगा। मेद, मेद मतलब? फैट टिश्यू। अच्छा, फैट टिश्यू। तो मांस के बाद फैट सही से बनेगा, हाँ, और फिर हड्डी बनेगा, हाँ, फिर बोन। और फिर बोन बनेगा, और ये सब सही रहेगा उसके बाद ही शुक्राणु बनेगा। हाँ। शुक्राणु मतलब शुक्र। हाँ, तभी अच्छा बोनाफाइड बच्चा पैदा कर सकते हैं हम, है ना? हाँ, और इन सब के अलावा ओज चाहिए। ओज हमारे क्या कहते हैं, Immunity रोग हो गई। प्रतिरोधक क्षमता के लिए वो रिलेट करते हैं मॉडर्न से, अच्छा। बट ऐसा कोई जनरल वो नहीं है कि वो हो ही जाए। अच्छा, तो अच्छा, यानी कि कोई कंफर्म नहीं बताता कि ओज ही इम्यूनिटी सिस्टम है। मतलब ये नहीं है कि ओज इम्यूनिटी सिस्टम है। मगर ये है कि ओज जिसका अच्छा होता है उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। मतलब जिसका ओज अच्छा उसका
इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो। इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा। तो ये सब थे आयुर्वेदिक साइंस के बारे में। तो क्या मतलब आयुर्वेदिक साइंस हमें पढ़ना चाहिए आजकल के बच्चों को? क्या जो जैसे बहुत सारे जो नीट के बच्चे स्टूडेंट होते हैं उनको मतलब एमबीबीएस सबको तो नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग बीएमएस में नहीं जाना चाहते। क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए बीएमएस में मॉडर्न साइंस के हिसाब से? अगर अगर कोशिश कर सकते हो तो उसमें कोशिश कर लेना चाहिए, बट अगर इंटरेस्ट हो तभी, नहीं तो इसके अलावा और भी क्या कहते हैं ब्रांचेज है, यूनानी हो गया, होम्योपैथिक हो गया, नहीं तो नर्सिंग में भी जा सकते हैं, तो उसमें जाना चाहिए। अगर इंटरेस्ट हो इसमें तभी लेना चाहिए, तभी लेना चाहिए, वरना नहीं। या अगर नहीं है शुरू में समझ आ रहा है तो 1 साल लगा के देख लो, अगर तुम्हें समझ आए तभी करना चाहिए, नहीं तो बिना समझे कर तो लोगे फिर वही सेम स्ट्रगल कि डिग्री मिल जाएगी उसके बाद क्या करना है। हाँ। तो उसके उस हिसाब से, क्योंकि अब बहुत जो बहुत सारे हमारे बैचमेट ही ऐसे हैं, तो उनका फैमिली में पहले से ही वो कर रहे हैं, तो उनका तो बना बनाया है, तो फिर वो तो अपना वहीं क्लिनिक बैठ जाएंगे या जो भी उनको करना है वो कर लेंगे। मगर जो बिल्कुल नए जनरेशन के, तो उनके लिए स्ट्रगल तो रहेगी। स्ट्रगल तो है ना। तो आयुर्वेदिक साइंस प्रमोशन भी अभी हो ही रहा है, बहुत लोग अब धीरे धीरे लोग आयुर्वेद की तरफ ही जा रहे हैं। अब मैं खुद ही अपने जितने भी मेरे जानकार हैं वो पूछते हैं, तो मैं उनको बेसिकली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करवाता हूँ, सही करवाता हूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अच्छा, जैसे नॉर्मल जो मेडिकल मतलब नॉर्मल जो इधर एलोपैथी कहते हैं इसको, तो जो एलोपैथी में जैसे कोई मेडिसिन लेते हैं उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, तो कुछ समय के बाद वो बॉडी रजिस्ट कर जाती है कि हाँ, कि उसके बाद फिर वो एंटीबायोटिक का डोज बढ़ जाता है। जैसे किसी को पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो वो कैप्सूल लेते हैं गैस्ट्रिक के लिए, फिर वो टाइम के साथ साथ उनका ना जो एमजी बढ़ते जाता है, पावर बढ़ते जाता है, जिसको हम बेसिकली एमजी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो पावर बढ़ते जाता है। और वैसे जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, तो जैसे डायबिटीज़ किसी को हो रहा है तो जो कैप्सूल लेते हैं डायबिटीज़ के लिए, तो शुरुआत में तो ठीक है कम पावर का यूज़ करते हैं, कम एमजी का, लेकिन एट अ टाइम मतलब टाइम के साथ साथ वो पावर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर उसके बाद डायबिटीज़ के अलावा उनको फिर अलग ब्लड प्रेशर इन सब की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आयुर्वेद में क्या है, जो डायबिटीज़ का कोई क्योर है क्या आयुर्वेदिक साइंस में? और ये जो एमजी बढ़ते जा रहा है, इसका कुछ है ऐसा कि अच्छे से क्योर हो, उसका कुछ है? जो आपने डायबिटीज़ कहा, हाँ, ये क्या कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अच्छा, डायबिटीज़ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई डिजीज़ नहीं है कोई? नहीं, डिसऑर्डर है। अगर इसे हम जैसे मॉडर्न में कौन समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, उसको डाइजेस्ट किया और वो फिर ब्लड में आ गया, तो अब ब्लड में आ गया, अब इंसुलिन है, इंसुलिन रिलीज करता है, और वो अब हमारे ग्लट4 रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमने उसमें भी पढ़ा है, क्या कहते हैं 11th की बुक में दे रखा है। क्या मतलब, एक बार समझाएंगे क्या है वो? ग्लट4 रिसेप्टर्स वो होते हैं जिसपे इंसुलिन वर्क करता है, और जो ब्लड शुगर होती है ना, ब्लड की शुगर, इसको वो सेल में थोड़ा सिंपल भाषा में समझाएंगे। ग्लट4 रिसेप्टर जो बोलते हैं, रिसेप्टर्स काम ही करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक काम है, वो आता है उन्हें एक तरह से टनल की तरह होता है। तो जो ब्लड में शुगर होता है वो मसल्स में या जो भी सेल होता है जहाँ पे, वहाँ पे चला जाता है। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में है कि वो पर्सन को खाना तो खा रहा है, वो है शुगर भी है, तो इंसुलिन तो लगातार रिलीज हो रहा है, मगर एक टाइम के बाद वो रेजिस्टेंस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एक्टिविटीज नहीं हो रही है। अच्छा, तो वो कितना ही शुगर उसको भेज देगा, तो वो इसके बाद फिर ये तो एक वे हो गया कि डायबिटीज होने का, या रिसेप्टर्स कम होने लग जाए। तो उसके लिए क्या कहते हैं, जैसे मेरे को भी ये डाउट था, तो मैंने अपने सर से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में, ये डीजनरेट होते जाते हैं इन केस ऑफ डायबिटीज। तो वो जो ग्लट4 रिसेप्टर वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। अब वो डिक्रीज हो जाए तो शुगर कहाँ, वो सेल्स में जा नहीं पाएगा, अच्छा, मसल्स में या जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ जा नहीं पाएगा, और वो कहाँ रहने लगेगा,
ब्लड में ही रहने लगे। अच्छा। फिर हम चेक करेंगे तो ब्लड शुगर वो होगा। अब वो शुगर अगर ब्लड में ज़्यादा है तो फ्लूइड ही है ना वो, हाँ। तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देगा। अच्छा। फिर वो फ्लो होने में दिक्कत होगी। हाँ। फिर इसके अलावा जितने भी क्या कहते हैं यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम है हाँ। वो सब होगा। किडनी वगैरह पे हाँ असर हाँ, पड़ेगा। पूरा ऐसे प्रेशर पड़ेगा। इसके अलावा आंखों में खून नहीं जा पाएगा तो दिखना कम हो जाता है। अच्छा, तो इसको कैसे, मतलब लाइफ स्टाइल डिजीज तो कैसे, एक्सरसाइज ज़्यादा करके सही अगर है? हम जैसे इसके दोनों ही तरीके हैं मेरे हिसाब हाँ। से, तो दोनों ही। अब जैसे अगर वो रिसेप्टर है तो हम्म। सर ने कहा था कि ये कम्प्लीटली तो ठीक नहीं हो सकता, हम्म। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ना हम्म। तो ये रिसेप्टर रीजनरेट हो जाता है। अच्छा। तो इसीलिए लगातार एक्सरसाइज आपको या कोई फिजिकल वर्क करते ही रहना चाहिए। अगर अभी तो जैसे हम यंग हैं तो हमें कुछ, मगर हम भी ऐसे ही पड़े रहें कुछ ना करें तो ये रिसेप्टर हमारे में भी अपने आप कम हो जाएगा। तो जैसे डायबिटीज होता है, कुछ तो जेनेटिक्स भी होता है। हाँ, जेनेटिक्स भी पास ऑन अब होने लगा है, बट पहले इतना नहीं होता था ना। अच्छा, पहले नहीं होता था। जैसे हाँ। हमने तो ये सुना है कि जो डायबिटीज है, जो वो तो दो तरीके से होता है। एक तो एक जीन की वजह से हो जाता है। इंसिपिडस वो फिर वो बच्चों वाला होता है। हाँ। या एक में कम वाल क्या कहते हैं शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है। हाँ। तो वो मेनली वो वाला, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। जो जनरल परसेप्शन होता है ना कि जो शुगर लेवल बढ़ने वाला, हम उसकी बात कर रहे हैं, डायबिटीज मेलेटस 2। अच्छा, तो डायबिटीज का आयुर्वेदिक में अगर इसको लाइफ स्टाइल सही कर ले तो क्योर हो जाएगा उसका? लाइफ या स्टाइल मेडिसिन नहीं खानी तो पड़ेगी इसको हमें? मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि आपने एक बार रिसेप्टर अगर वो कर दिए ना तो हाँ। कम्प्लीटली क्योर नहीं होते हैं ना। अच्छा, क्योर नहीं तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। हाँ। तो इसका कोई है इसके ऊपर? अच्छा, आयुर्वेदिक साइंस में कुछ रिसर्च वगैरह होता है, जैसे मॉडर्न साइंस में रिसर्च हर चीज़ में चलता है, तो वैसे आयुर्वेदिक में भी रिसर्च वगैरह चलता है कि कोई एक दो रिसर्च? बहुत सारे रिसर्च आप, मगर वो आयुर्वेदिक पॉइंट वो है। हाँ। तो उसमें जो भी हम वात पित्त कफ है हाँ। तो इसके भी 5 डिवीजन है। हाँ। मैंने बताया तो उसके सब पे रिसर्च हो रखे हैं और अच्छा। उसके आपको ऑनलाइन वो मिल जाएंगे। हाँ। धातु में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई मेडिसिन है जो हाँ। स्पेसिफिक, जैसे डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें एक क्या कहते हैं कि मेडिसिन है, विजा छार कहते हैं। उसकी लकड़ी का में क्या होता है, रात को पानी भर के रखना होता है और सुबह पीना चाहिए। तो उससे भी वो प्रमेह में बहुत हेल्प होता है। मगर अगर हम इसे जनरल परसेप्शन में देखें तो वसंत ऋतु में हम जिसको नहीं है उसको भी उसका पानी पीना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो मैं ये बता रहा था कि ये अच्छा होता है। और डायबिटीज़ का हम क्या कर रहे थे कि डायबिटीज का कोई इलाज आयुर्वेद में हाँ, है? तो इलाज है कि उसमें वो एक तो हमने एक्सरसाइज कर दिया और हाँ। तो वो धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है। हम्म। इसके अलावा नीसा अमल के आचार्य चरक ने बहुत अच्छा बता रखा है। क्या मतलब? नीसा मतलब अदरक का पाउडर, वो क्या कहते हैं, सॉरी, टर्मरिक, वही हल्दी का पाउडर और आंवला। तो 1:3 में हल्दी 1 ग्राम और आंवला 3 ग्राम, उसको मिक्स करके हर खाने के बाद लेना चाहिए। तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको फिर सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो फिर वो उससे कम हो रहता है। ये ना सबसे सिंपल मेडिसिन है। आप किसी को भी बता सकते हो जिसको डायबिटीज मेलेटस 2। अच्छा, जिसको डायबिटीज मेलेटस 2 है उसके लिए क्या की हो रहा है? यानी कि ये मेडिसिन है जो ये मतलब डॉक्टर की हेल्प से ले या खुद भी ले सकते हैं ऐसे? मेरे हिसाब से तो अदरक और आंवला लेना है? आंवला और हल्दी। अच्छा, आंवला और हल्दी और 1:3 में लेना है इसका? हाँ। और तो क्या कहते हैं 3 ग्राम के अराउंड लेना है। अच्छा, 3 ग्राम के राउंड लेना है उसका 1:3 करके? मगर जैसे इसका डोज कैलकुलेशन हर पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। अच्छा। तो उसे क्या कहते हैं रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास ही जाके वो करना चाहिए। अच्छा। ऐसे बोलने के लिए मैंने बता दिया, ऐसे तो मैंने ये भी बोला कि विजा छार का पानी पीना चाहिए रात को, और अमेजन पे मिल भी जाता है वो। तो वो पियोगे तो उसमें वो भी हेल्पफुल करता है। अब आते हैं जरा पतंजलि पे, महर्षि पतंजलि पे। पतंजलि जो है ना वो क्या कहते हैं योग के लिए पता है। योग के लिए बताया। तो ये जो योग है और आयुर्वेद है इसका क्या इंटरलिंक्ड है आपस में? क्या ये मन के लिए ज़्यादा जरूरी है योग और आयुर्वेद? नहीं, अगर जो भी योग के आसन जो है जो होते हैं ना वो कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, हाँ। वो हो गए। और इसके अलावा
इसमें ना एक षटकर्म भी होता है। ये बॉडी प्यूरिफिकेशन के तरीके होते हैं। इसको अभी तो कोई प्रैक्टिस नहीं करता, बट जो बहुत लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे तो उसमें बता रखा है कि इससे शरीर की शुद्धि कैसे होती है। अच्छा, शरीर की शुद्धि कैसे होती है। हाँ, और इसके अलावा फिर योगासन, तो वो बॉडी में स्ट्रेचेबिलिटी, सर्कुलेशन बढ़ाना, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और इसके अलावा लंग, जैसे मेनली लंग्स के लिए डिजीज हो गया या हार्ट के लिए, तो उसके लिए एक्सरसाइज बताना, आंखों की रोशनी के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो सब लोग के मन में होगा ही होगा कि इंसान मरता क्यों है। आयुर्वेदिक, अगर मैं आयुर्वेदिक साइंस के हिसाब से समझूं तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे कोई बॉडी है उसकी जो वही 3 हमारे में तो जैसे व्याधि के कारण व्याधि पे ज्यादा फोकस रहता है। व्याधि मतलब डिजीज पे फोकस रहता है। तो उसकी चिकित्सा पे, नहीं तो क्या कहते हैं, उसमें यही है कि जैसे जैसे वात गुण ना बढ़ते चला जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है। वात गुण मतलब क्या हो गया? यानी कि जो वात दोष होता है, अच्छा, वो बढ़ते चला जाता है। तो जब वात अधिक बढ़ता है तो वो उसमें विंड की प्रॉपर्टी है। अगर सपोज किसी चीज पे विंड लगातार लगेगी तो वो उसको क्या करता है, खत्म करते जाता है। ठीक है, पहाड़ों को भी हवाएं बहुत काटती जाती हैं, तो इसी तरह वो शरीर की धातुएं धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। अच्छा, तो धातु खत्म हो गया तो फिर डेथ हो जाती है। हाँ, फिर इसके बाद बॉडी में वो कैपेबिलिटी नहीं रहती ना कि वो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी उसको सपोर्ट कर पाए, तो फिर वो फिजियोलॉजिकल सीज हो जाता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, सारा सिस्टम। तो ये सब था आयुर्वेद के अंदर। कुछ ऐसा जो जरूरी बताना चाहिए आयुर्वेद के बारे में जो आज से पहले किसी को नहीं पता? आयुर्वेद में तो जो आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्हें तो सब कुछ पता ही बाकी वैसे नॉर्मल जनता को जो इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ ऐसा है कि जैसे त्रिफला बहुत प्रयोग में लेते हैं। क्या त्रिफला ये क्या होता है? आंवला, हरितकी, विवितकी और अमलकी, ये 3 मेडिसिन होता है, सेम रेशो में लेना होता है। किसका? आंवला, हरहर और बरहर। आंवला, हरहर और बरहर। हाँ, अगर हमारे भाषा में बोले। अच्छा, आंवला, हरित और आंवला, अमलकी, हरितकी, विवितकी, इनके फल लेने होते हैं। तो 3 फला, तो त्रिफला लेते हैं। तो किसी को भी जैसे कोई भी इशू होता है गैस्ट्रिक या डाइजेस्टिव कोई भी या कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो तुरंत आंवला ले लेते हैं। बट वो सोचते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई लॉन्ग टर्म से त्रिफला का कंजप्शन बिना किसी के गाइडेंस में ले रहा है, डॉक्टर बिना, तो उसको हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ये क्या होता है? यानी कि लीवर खराब हो सकता है। अच्छा, हिपैटोटॉक्सिसिटी मतलब लीवर में दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में जो मेडिसिन है वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से ही लगातार उसे कंज्यूम करो, उसके भी साइड इफेक्ट। मतलब ये इम्पोर्टेंट जानकारी है कि जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है ना, जो घर में जो कुछ लोग अपने मन से ले लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए, वो डॉक्टर की सलाह से जाके लेना चाहिए। मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब डोज बहुत जरूरी है कि किस मात्रा में किस अमाउंट में लेना है। अच्छा, और कुछ जो इंटरेस्टिंग है जो नहीं पता, मतलब आयुर्वेदिक वाले लोगों को तो पता ही होगा, बाकी ऐसे जनता को नहीं पता। आयुर्वेदिक में 3 काइंड से मेडिसिन होता है। अगर हम सर्जरी की बात निकले, ओनली मेडिसिन, तो एक होती है काष्ठ औषधि। काष्ठ औषधि ही सबको पता होती है। काष्ठ औषधि क्या है ये? काष्ठ औषधि जो हमारा हर्बल मेडिसिन हो गया। अच्छा, हर्बल मेडिसिन। हाँ, इसी तरह दूसरी सेकेंड लेवल ऑफ मेडिसिन होती है रस औषधि। रस औषधि मतलब जूस के फॉर्म में होगा? नहीं, तो रस औषधि होती है मिनरल मेडिसिन। अच्छा, मिनरल, मतलब एक हो गया हर्बल, फिर मिनरल, फिर जैसे जो शिलाजीत हम लेते हैं, वो एक मिनरल मेडिसिन। अच्छा, शिलाजीत मिनरल मेडिसिन है। हाँ, अच्छा, हाँ, शिलाजीत के बहुत सारे गुण हैं। हाँ, मगर अभी नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा फिर इसके ऊपर होता है पॉइजन या विष चिकित्सा। ये वैसे करते बिल्कुल भी नहीं है, ड्रग्स हो गया जो हाई लेवल। हाँ, ये तो इनका ये है ना कि जैसे ये ना लेवल बढ़ते जा रहे हैं। काष्ठ औषधि हम चिकित्सक मानते हैं कि काष्ठ औषधि से बेस्ट होती है रस औषधि, रस औषधि से भी बेस्ट होती है क्या कहते हैं, विष औषधि। अच्छा, मगर विष औषधि नहीं लेते क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो हम दवा कम करना होता है। जैसे ये तो मैंने कहा कि आंवला 3 ग्राम लो, मगर रस औषधि में आपको कहूँगा 1 चावल के दाने के बराबर ही ले। अच्छा,
और वही, और वो जल्दी इफेक्ट भी करता है। तो हम पेशेंट टू पेशेंट, मगर मिनरल मेडिसिन महंगी हो जाती है। अच्छा जैसे स्वर्ण भस्म हो गया, अच्छा। ऐसे वो। अब इसके ऊपर विष चिकित्सा मैंने अभी तक तो देखी नहीं है, हाँ बट मैंने अपने सर से ही सुना है। हाँ तो उन्होंने हम बताया कि होता है, बट उसका यूज़ आज के टाइम पे नहीं करते, क्योंकि विष औषधि मतलब जिस तरह विष होता है, हाँ उसको हमने जैसे थोड़ी से ही अमाउंट में दिया तो हाँ। कितनी जल्दी इफेक्ट होता है। तो हाँ। उसमें भी ऐसे ही होता है, हम्म, बहुत ही थोड़ा देना होता है हम्म। और उसका इफेक्ट होता है, मगर वो ना अंतिम चयन होता है विष औषधि। अच्छा, तो औषधि कैसे बनाते हैं वहाँ पे? जो प्लांट के गुण के हिसाब से हम औषधि बनाते हैं? उसका पूरा, फिर मैंने कहा ना, इसके लिए एक सब्जेक्ट ही है पूरा, द्रव्य गुण, उसमें पूरा बताया जाता है। ये ओनली काष्ठ औषधि के लिए। हाँ। इसी तरह जो रस औषधि है, उसे बनाने के लिए हम्म, अलग सब्जेक्ट है, जिससे हम रस शास्त्र कहते हैं। हम्म। कहते हैं कि इसकी स्थापना भी महादेव ने करी थी, अच्छा, महादेव ने स्थापना करी है किसकी? रस औषधि की, रस शास्त्र की। रस शास्त्र की। अच्छा, तो औषधि मतलब हर एक प्लांट, जो भी एनिमल प्लांट का जो भी गुण है, मतलब औषधि, औषधि का मतलब क्या है? खाली प्लांट से ही बनाते हैं या एनिमल से ही बनता है? एनिमल सोर्स भी यूज होता है ना। अच्छा, आयुर्वेद में अब भी जैसे घृत हो गया, क्या? घृत, घृत क्या होता है? घी, अच्छा, घी एनिमल सोर्स हो गया। एनिमल सोर्स हो गया। अच्छा, और ऐसा कुछ कि जैसे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में प्लांट बेस्ड ही होते हैं, जड़ी बूटी, ऐसा कुछ है जो प्लांट के अलावा अलग कोई जड़ी अब बूटी? जैसे काउ यूरिन हो गया, ये भी तो हाँ। एनिमल सोर्स से ही आया। अच्छा, और कोई? अभी तो मैंने इतना ही यूज करते देखा अच्छा, दो इससे। ही। इसके अलावा जैसे नॉनवेज वाला हिसाब अभी तक मैंने प्रैक्टिस में किसी को नहीं देखा। अच्छा, आयुर्वेद में नॉनवेज प्रैक्टिस नहीं करते हैं? अभी तक किसी को नहीं देखा। अच्छा। मगर इसमें एक मांस रस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाँ। बट मैंने उससे भी अभी तक प्रयोग, साउथ में शायद ये होता है, यूज होता है। अच्छा, ये तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात आ गई। अब थोड़ा सर्जरी पे आते हैं। सर्जरी। मतलब जिसने महर्षि सुश्रुत हम्म। ने सर्जरी के बारे में बहुत कुछ बताया। तो आयुर्वेद में सर्जरी वगैरह कैसे होती है, क्या है इसका प्रावधान वगैरह कुछ? अभी जो वो है, वो मॉडर्न जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से फॉलो होती है। अच्छा। ऐसे अब जैसे पहले प्योर जैसे सर्जरी होती थी वैसे नहीं होती थी। तो अभी इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें नई ऐड ऑन हो रही है। अच्छा, मतलब पहले मतलब आयुर्वेद में सर्जरी नहीं, मॉडर्न पहले सर्जरी? जैसे अभी एनिस्थीसिया है, पहले हाँ। एनिस्थीसिया नहीं थी। हाँ। तो उसके लिए फिर वो क्या हुआ कि 4 लोगों ने कस के पकड़ रखा है, हाँ। उसको हिलने नहीं दे रहे। फिर कुछ पेन किलर के लिए जो भी होता था उस हाँ। टाइम, वो दे के फिर सर्जरी कर देते थे। हाँ। तो वो बहुत ही ब्रूटल हो गया मेरे साथ। अच्छा, तो मतलब सर्जरी उतना नहीं, सर्जरी अभी का ही सही है जो मॉडर्न हाँ, में है। क्योंकि अभी एनेस्थीसिया है ना, हाँ। उसने बहुत वो कर, जैसे आजकल रोबोट से सर्जरी हो रहा है, रोबोट। वो तो अब अभी धीरे धीरे हाँ। अभी हो ही रहा है। हम लोग एक्सरे का, गामा रे का यूज कर लेते हैं सर्जरी के लिए, कैंसर वैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर लेते हाँ, हैं। वो लेजर अच्छा, सर्जरी। कैंसर के बारे में बात करना चाहेंगे जरा। हम आते हैं जीन पे आते हैं। जैसे कैंसर है, ठीक है, तो कैंसर में जो प्रोटो ऑन्कोजीन में एक्टिवेट हो गया, तो मतलब अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लग जाता है। तो बहुत सारे कैंसर का जो स्टेज है उसका ना क्योर नहीं है। मतलब सिंपल, अगर कैंसर हो गया तो आपको उस पार्ट को कट करके हटाना ही पड़ेगा। पर बिना कट किए क्या उसका कोई क्योर है आयुर्वेदिक साइंस में? इसके अंदर कुछ ऐसा है कैंसर के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं बताया, बट इसमें एक प्लांट है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा। मगर उस पे बहुत अच्छा, हाँ, भल्लातक कहते हैं। हाँ। अच्छा। तो उसका बहुत यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। और अभी भी इस पे रिसर्च हो ही रही है। मतलब आयुर्वेदिक साइंस के हिसाब से क्या कैंसर का प्योर ट्रीटमेंट हो सकता है? अभी इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी इस पे रिसर्च चल ही रही है। अच्छा। मगर रिजल्ट्स अच्छे देखने के लिए मिले हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च। रिजल्ट अच्छे देखने को मिले? हाँ, भल्लातक से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। भल्ला तक से ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, और एड्स वगैरह का कोई क्योर आयुर्वेदिक? एड्स का कुछ नहीं। सिफेलिस का है, फिरंग रोग कहते हैं आयुर्वेद में। सिफेलिस? अच्छा, उसका क्या क्योर है? आयुर्वेदिक मेडिसिन से हो जाता है वो। अच्छा, सिफेलिस क्योर हो जाता है। तो दोस्तों, ये था कुछ आयुर्वेद के बारे में चर्चा, कि आयुर्वेद में क्या क्या बॉडी के पार्ट्स का अलग अलग नाम भी अलग अलग है। हिंदी संस्कृत नेम है क्या ये? हाँ, संस्कृत। तो ये पूरा संस्कृत नेम था कि तीन मेन फैक्टर है हमारे बॉडी के लिए। वो शरीर, हाँ, शरीर को बनाने शरीर को बनाने के लिए 3 फैक्टर, मतलब 3 फंडामेंटल है। वो अपना हो गया मल, दोष दोष और धातु। और धातु के भी 7 टाइप्स हैं, है ना?
फिर वो रस का अलग हो गया, लास्ट शुक्र की तरह है। तो ये सब आयुर्वेदिक के बारे में था, कुछ कुछ जानकारी है। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में कुछ बेहतरीन और भी चर्चा करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। बाय बाय दोस्तों।